नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए समकालीन शीर्ष लेखिकाओं में अपना स्थान रखने वाली नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी उस महल की सरगोशियाँ। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सभी का बचपन रानी राजाओं के किस्से सुनते पढ़ते हुए बीतता है, लेकिन उसकी नियति में ये लिखा था कि बड़ौदा में वो उन किताबों से निकल आए राजा महाराजा राजपरिवार, रानियां व महारानियां देखे। शायद इसी कारण वो यहाँ के भूतपूर्व गायकवाड़ से मिल पाई थी, एक कथक नृत्य की नृत्यांगना प्रवीणा दी के कारण। इनका पैलेस रोड पर है। आलीशान पैलेस का आलीशान दरवाज़ा, राजसी शान व शौकत लिए। उनकी 3 पीढ़ियों के इंटरव्यूज़ लिए थे। एक और इत्तेफाक था कि घर से 1.5 किलोमीटर दूर बाईं तरफ के गार्डन से दाएं मुड़ो या बाएं, वहां से गुजरते हुए सड़क पार सामने दिखाई देते बड़े अहाते के बंद बड़े फाटक पर लगी बड़ी नेम प्लेट पर लिखे नाम पर नज़र पड़ ही जाती थी, सदाशिव लाल। दरअसल वो सोच भी नहीं पाई थी कि इस बड़े फाटक के अंदर एक छोटा मोटा सफ़ेद महल है। इसमें एक भूतपूर्व रानी रहती हैं। बरसों पहले महाराष्ट्र के मनमाड के पास के गांव कवलाना में हुआ था। अचानक गायकवाड़ राज्य के पुलिस वाले आ गए। घर घर जाकर पूछताछ करने लगे थे। उन्हें एक गायकवाड़ परिवार को ढूंढना था। काशीराव जी के 3 बेटों को अपने साथ बड़ौदा ले आए थे। तीनों को बड़ौदा के अंग्रेज अफसरों व राज्य के दीवान के सामने पेश किया गया था। काशीराव बड़े असमंजस में, कुछ घबराए से खड़े थे। किसी मस्खरे सिपाही ने लड़कों से पूछा कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। बड़े दोनों भाई तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन सबसे छोटे गोपाल राव ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अकड़ कर जवाब दिया था, मुझे यहाँ राजा बनाने लाया गया है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन महारानी जमुनाबाई को कुछ और परखना था। दूसरे दिन तो गोपाल राव की दुनिया ही बदल गई थी। तब जमुनाबाई के गोपाल राव को बेटे के रूप में दत्तक लेते ही उन्हें महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय नाम से उत्तराधिकारी घोषित करते ही संवत 1875 में इस सुनहरे रुपहले बड़ौदा की नींव पड़ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि इस शहर को पहचानने निकलेगी तो 1-2 बरस बाद ही एक दिन इन्हीं महाराजा के बनवाए विशालकाय राजमहल के बीच के विशाल नक्काशीदार दीवारों व मेहराबों वाले दरबार हॉल में सुसंस्कृत श्रोताओं के साथ कालीन पर बैठकर बड़े झिलमिलाते पीच व सफ़ेद रंग के शैंडलियर्स के नीचे वो सामने मंच पर अपने साजिंदों के साथ बैठी गिरजा देवी की गाई ठुमरी के आरोह अवरोह में उतर रही होगी। एक कथक नृत्य की नृत्यांगना प्रवीणा दी की मेहमान बनकर हो गई थी। मध्यांतर में अधिकतर लोग चाय के स्टॉल की तरफ चले गए थे। वो आतुरता से अपने पति के साथ बेटे को गोद में लिए प्रवीणा दी को भीड़ में ढूंढ रही थी। प्रवीणा दी ने ही पीछे से उसके कंधे पर थपकी दी थी। किसे खोज रही हो? महारानी से मिलना है? मैं तो आपको ही खोज रही थी, उनसे मिलवाइए ना। वो महल के विशाल दालान में लोगों से घिरी महारानी की तरफ ले गई थी। वह परिचय करवाया था। वो उन्हें ठगी सी देखती रह गई थी कि सोने के तार से बनी रानी कैसी होती हैं। वो शिफॉन की साड़ी में सिर ढके बोलती सी आंखों की बेहद खूबसूरत महिला थीं। उनकी शादी को कुछ बरस ही गुजरे थे, इसलिए मखमली गोरे रंग के नाजुक शरीर पर वो साड़ी सच ही ऐसी लग रही थी कि सोने के खूबसूरत लचीले तार को हौले से उसमें लपेट दिया हो। उसकी नमस्ते के उत्तर में उन्होंने बड़ी नज़ाकत से बजती हुई घंटियों के स्वर में कहा था, नमस्ते, कहिए गिरजा देवी जी की गाई ठुमरी कैसी लगी? शास्त्रीय संगीत के गुरु हमारी आत्मा को अपनी संगीत शक्ति से छू लेते हैं। इस शहर का ही प्रभाव था कि बरसों बाद उसे यहाँ बस गई रानियों के जीवन का सर्वे करने की सूझी थी। वो अनगढ़ क्या जानती थी कि महारानियों को यदि रानी कह दो तो अनर्थ हो जाता है। हुआ ये था कि सोने की तार जैसी रानी, जो कि तब तक मध्य वयस में पहुंच गई थीं, को वो सर्वे के लिए उनके बड़े महल के सामने बने उनके कार्यालय सिंधु महल में पत्र भेजेगी तो हल्की सी डांट भरा उत्तर व पत्रिका के लिए फ़ोटो लेकर उनका हरकारा उसके घर पहुंच जाएगा। उस पत्र का सार होगा कि जब भी उनका नाम लें तो आगे रानी नहीं महारानी लगा होना चाहिए। वो शुक्र मनाती रही थी कि अच्छा है सामंत शाही ख़त्म हो गई, वरना पता नहीं इस गुस्ताखी की उसे क्या सज़ा मिलती। उसकी ये उनके बारे में गलत फहमी थी, क्योंकि जब जब उसने अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया तब तब
वो मंच पर अपनी राजसी मुस्कान बिखेरती रहीं। हाँ, इस राज्य की राजे माँ अर्थात उनकी सास महारानी की सबसे मज़ेदार बात ये लगी थी कि कभी सैकड़ों नौकरों के शोरगुल के बीच रहने वाली राजे माँ टीवी ऑन रखकर सोती हैं, जिससे उनके कानों में शोरगुल जाता रहे। महारानी व राजे माँ से ही पता लगा था कि इस नगर में अनेक छोटे मोटे राजा अपनी भूतपूर्व रियासत छोड़कर रहने लगे हैं। उनसे ही दूसरी रानियों के पते मिले थे। वो सर्वे करने के बाद अचरज में पड़ गई थी कि सभी महारानियां व रानियां राजघरानों से संबंधित थीं और जो सबसे लावण्यमयी सोने के तार जैसी महारानी थीं वे राजघराने की नहीं थीं, एक अभिजात्य परिवार की थीं। सर्वे के दौरान किसी रानी से ही पता लगा था कि उस बड़े फाटक पर लगे सदाशिवलाल की नेम प्लेट के पीछे एक भूतपूर्व रानी यानी कि स्वर्गीय सदाशिवलाल जी की पत्नी विभावरी देवी रहती हैं। वो कहीं से ज़रूरी शॉपिंग करके लौट रही थी। सोचा कि लौटते समय वो इंटरव्यू ले लेगी। उस बड़े फाटक पर एक मूँछों वाला चौकीदार खड़ा था, जिसने उसके आने का मंतव्य पूछा। वह रजिस्टर पर खाना पूरी करके साथ वाले चौकीदार को उसे आदर से अंदर ले जाने के लिए कहा। वह शॉपिंग बैग्स अपने केबिन में रखवा लिए। किसी महल में जाते ही उसकी चाल भी वैसी अकड़ भरी राजसी हो गई थी। वो भी लंबे डग भरती उसके पीछे चल दी। जब उसे गंतव्य की तरफ आदर देने के लिए कोई एस्कॉर्ट्स कर रहा होता है तो वो और भी अकड़ जाती है, वरना घर पर तो गृहिणी नुमा पड़ी फालतू जैसी चीज़ का एहसास होता रहता है। अंदर जाते ही सफ़ेद रंग का महल दिखाई देने लगा था और मैदान के दूसरी तरफ राजघराने का स्टड फार्म दिखाई दे रहा था, जहाँ अच्छी नस्ल के घोड़े ही निहना रहे थे। किसने सोचा था उस फाटक के पार इतना भव्य सफ़ेद महल होगा। महल के मुख्य द्वार तक जाने के लिए 4-5 सीढ़ियाँ बनी हुई थीं, जिनके दोनों तरफ थे 2 मदमत्त शेरों के पत्थर के सिर। महल का लकड़ी का द्वार भी राज दरबारी था। साथ में आए आदमी ने हत्तेदार सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया और बाहर निकल गया। उसकी आंखें इस हॉल का जायजा लेने लगीं। सोफे के सामने की दीवार पर हृष्ट पुष्ट डील डॉल वाले ऊंचे माथे वाले आर्मी की ड्रेस पहने एक मूँछों वाले व्यक्ति की विशाल पेंटिंग लगी थी। उस पेंटिंग पर माला चढ़ी हुई थी व लिखा था हिज हाईनेस कर्नल सदाशिवलाल। कोनों में कुछ कलात्मक मूर्तियाँ, छत के विशाल शैंडलियर्स, दीवारों पर विशाल अंडाकार आईने व दीवारों पर एक कतार में लगे छोटे शैंडलियर्स की रोशनी की आभा में ये कक्ष लगता था किसी अतीत के पृष्ठ उसे दिखला रहा था। उनके सामने चाइना क्ले के फ्लावर वास ताज़े फूलों की गमक से कमरा गमक रहा था। अंदर के द्वार से राजसी चाल से चली आ रही चंदेरी साड़ी से सिर ढके मध्यम कद की एक महिला को आते देख वो समझ गई कि यही रानी विभावरी देवी हैं। उनके आने से हॉल किसी महंगे सेंट से गमक गया था। वो उनके सम्मान में खड़ी हो गई थी। उन्होंने सीधी कमर से ही सोफे पर बैठते हुए कहा था, प्लीज़ बैठिए। उसने बैठते हुए कहा था, हम लोग आपके घर के पास ही रहते हैं, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई महल है। वे धीमी स्मित से मुस्कुरा दी थीं। यदि ये महल के बाहर मिलती तो वो कभी सोच ही नहीं पाती कि ये आकर्षक लगती आम सी महिला कोई रानी है। हाँ, बोलती हुई आंखों का आत्मविश्वास कुछ अलग सा था। उसने डायरी पेन संभाल कर अपने प्रश्नों का पिटारा खोला था जो सब रानियों से पूछती आ रही थी। मसलन, आपको आज के ज़माने में अच्छा लगता है या पहले अच्छा लगता था जब आम जनता सिर झुकाती थी? वो स्वयं आश्चर्यचकित हो गई थी। सबको आज का समय या बिंदास घूमना पसंद है, एक आम औरत की तरह। शहर के आसपास के छोटे मोटे राजघरानों की रानियां अपने बड़े बंगलों में बेहद खुश थीं, क्योंकि महल के पिंजरे से उन्हें आज़ादी मिल गई थी। अधिकतर रानियां समाज सेवा से किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई थीं, क्योंकि रुपए कमाना उनकी मजबूरी नहीं थी। वही सवाल मैंने इन रानी से किया, आपको अपना महल का जीवन कैसा लगता है? उन्होंने बेहद नम्र होते हुए जवाब दिया, मुझे तो छोटे छोटे घर बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ लोग अपने सुख दुख बांटते हैं, लेकिन मेरे भाग्य में तो महल में ही रहना लिखा है। मेरे पिता व उनके भाई का महल पास ही था और अब, कहते हुए वो धीमे से हंस गईं। तब तो आप रेशम सी राजकुमारी बन गई होंगी। नहीं जी, मैं खूब घूमी फिरी। मैं नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। मैं किसी को बताती नहीं थी कि मैं राजकुमारी हूँ, मुझे बहुत शर्म आती थी। आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या कर रही हैं? मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अनाथालय में अक्सर जाती रहती हूँ, लेकिन मेरा सपना है कि इस महल के कुछ कमरों में एक स्कूल खोलूँगी। शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ व मंच पर कुछ प्रस्तुति भी की हैं। ओह ग्रेट। इंटरव्यू समाप्त करके मैंने पेन बंद किया। वो तपाक से बोली,
आपने ये तो बताया नहीं कि आप कुछ कोल्ड लेंगी या चाय? ओह नो, कुछ भी नहीं, मैं पास में ही रहती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? आप पहली बार हमारे पैलेस में आई हैं, कुछ तो लीजिए। प्लीज़ नहीं, मेरे बेटे स्कूल से घर पहुंचने वाले होंगे और फिर उन्हें कोचिंग क्लास जाना होता है। उसने उस हड़बड़ाई माँ की तरह कहा था जब उसके बच्चे 10वीं और 12वीं में होते हैं। उस माँ की हर सांस पर, समय की हर घड़ी पर अलार्म बजता रहता है कि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है। स्कूल से आने के बाद उन्हें कोचिंग भागना होता है और उसे लगता वो उन्हें सामने बैठकर खाना खिलाए। ये हम लोगों का कब मिलना होगा? प्लीज़ कुछ लीजिए। उनके आग्रह पर उसने अपनी पसंद बता दी, सिर्फ चाय। नौकर जब ट्रे से 5-6 प्लेट्स में नाश्ता व चाय मेज पर लगाने लगा तो उन्होंने शुगर पॉट में चम्मच डालते हुए पूछा, शुगर कितनी? फिर अपना बोन चाइना का कप, जिस पर रंगीन बोन चाइना से ही नक्काशी की गई थी, लेकर कहने लगी, आपका टाइम ले रही हूँ, यू नो सबसे कुछ कहना पॉसिबल नहीं होता। जाहिर है वो गुमान से भर गई थी। उन्होंने संजीदा होते हुए कहा, आप सामने लगी हिज हाइनेस की फ़ोटो देख रही हैं? ही वॉज ब्लाइंड। वॉट? उसके हाथ का प्याला काँप गया था। कैसे? सन 1967 की पाकिस्तान की जंग में एक बम विस्फोट में उनकी आंख चली गई थी। वेरी सैड। आप तो बहुत दुखी हो गई होंगी। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। दोबारा प्याला छलछलाने की बारी थी। व्हाट यू वॉन्ट टू से? आपने एक ब्लाइंड व्यक्ति से शादी कर ली थी? वो रहस्यमय मुस्कान से मुस्कुराई थी। यही कहानी तो मैं आपको बताना चाह रही थी। राजा साहब ने इस दुर्घटना के बाद मिलिट्री से रिटायरमेंट ले लिया था। वह वापस इसी अपने महल में रहने लौट आए थे। तब उनकी पहली पत्नी जिंदा थी, वही इनकी देखभाल करती थी, लेकिन 3 साल बाद वे भी चल बसीं। राजा साहब का मन उचाट हो गया था। यू नो, कहाँ मिलिट्री की पार्टीज़, मस्ती, शैम्पेन के दौर व डांस, कहाँ ये सूना महल। राजा साहब अपने कुछ सेवकों के साथ घूमते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश आए थे। कुछ इत्तेफाक ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के राज्यों के राजघरानों के भूतपूर्व राजाओं की एक मीट भी थी। वहीं के किसी भूतपूर्व शासक राजा, जो इनके मित्र रहे होंगे, ने इन्हें भी आमंत्रित कर लिया था। मैं भी अपनी स्टेट से अपने पति के साथ वहाँ गई हुई थी। उसके प्याले में चाय अब छलकने के लिए बची हुई नहीं थी। वो सकते की हालत में चुप सुने जा रही थी। इसी पार्टी में हमारा परिचय हुआ था। यू नो, आर्मी पीपल के एटिकेट्स बहुत अलग होते हैं। इन्हें चलते फिरते देखो तो थकान उतर जाती है। लेडीज़ से तो ये बहुत तमीज़ से पेश आ रहे थे, ऊपर से इनकी शानदार पर्सनालिटी व दुनिया भर का ज्ञान। बस आंखें ही तो नहीं थीं। तो इसलिए आपने अपने पति को छोड़कर इनसे शादी कर ली थी? उसे हल्का क्रोध आ गया था। अरे, मैं ऐसे कैसे कर सकती थी? वो तो संयोग। पार्टी के बाद मेरे पति ने इनको अपनी स्टेट में हमारे साथ चलने को आमंत्रित किया। उन्हीं दिनों हमारी स्टेट में दिल्ली के एक गुरु महाराज पधारे हुए थे, जो हमारे परिवार के गुरु भी थे। ये राजा साहब उन गुरु से बात करके उनके वेदों के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि मेरे प्रति के प्रोत्साहन पर हमारी स्टेट में ही उन्होंने इनसे गुरु दीक्षा ले ली। पति भी इतने उदार थे कि उन्होंने इनसे पूजा समारोह का एक भी रुपया नहीं लिया। इस तरह से मेरे पति व इनकी दोस्ती हो गई थी। जी, जब कभी दिल्ली में हमारे गुरु महाराज का भंडारा होता या कोई बड़ी पूजा, हम लोग इनसे वहाँ मिलते थे। मेरे पति ने हिदायत दी हुई थी कि मैं इनका विशेष ध्यान रखूं, क्योंकि ये आंखों से लाचार तो थे ही। एक बार मुझे अचानक गुरुजी का तार मिला, तुम दिल्ली अकेले पहुँचो। स्टेशन पर ही तुम्हें कोई विशेष व्यक्ति मिलेगा जिसका तुम्हारे आगामी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। गुरु घंटालों पर उसकी कभी आस्था नहीं रही। वो किंचित क्रोध से घड़ी देखती बोली, तो आप तार पाकर दिल्ली चल दी? ओह सॉरी, आपको देर हो रही है, बस थोड़ी देर और सही। हाँ, तो मैं गुरु आज्ञा कैसे टाल सकती थी? अब सोचिए, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची तो देखा प्लेटफॉर्म पर हिज हाइनेस खड़े हैं। मेरे उनके पास जाकर हेलो कहने से पहले उन्होंने शायद मेरे सेंट की खुशबू से मुझे पहचान कर भावुक हो मेरा हाथ पकड़ लिया। विभावरी, सो यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मैं सकते की हालत में थी। क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से मेरी ज़ुबान खुली। मैंने उनसे पूछा वे दिल्ली में क्या कर रहे हैं, और जो उन्होंने बताया तो मेरे होश उड़ गए। क्या बताया? उसकी स्थिति ये हो रही थी कि इनकी कहानी ख़त्म हो और वो भाग ले। मन डाइनिंग टेबल पर भटक रहा था कि ज़रूर बच्चे दही या दाल लेना भूल जाएंगे। पक्का दाल लेंगे ही नहीं, क्योंकि मूंग दाल से चिढ़ते हैं। उन्होंने बताया था कि गुरु महाराज ने उन्हें भी तार देकर बुलाया था। वह कहा था कि कोई स्पेशल पर्सनैलिटी इस ट्रेन से उतरेगी और उनका जीवन बदल देगी। सच मानिए, हम लोग हल्के हल्के काँप रहे थे।
मैं मन ही मन खुश थी, क्योंकि अनजाने ही उन्हें धार्मिक समारोह में सहारा देते मेरे हाथों को उनका स्पर्श अच्छा लगने लगा था। फिर आगे क्या हुआ? गुरु महाराज ने एक तरह से हम दोनों को आज्ञा दी कि विधि का विधान कह रहा है कि हम दोनों शादी कर लें। सोचिए, मैं कैसे गुरु आज्ञा मानने से इनकार कर सकती थी। आपके पति तो ये बात सुनकर आप दोनों को बंदूक से मारने निकल पड़े होंगे। नहीं, वे बहुत सज्जन व्यक्ति थे। वह गुरु जी को व उनके आदेश को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने भी शादी करने की अनुमति दे दी। और आप अपने पति व बच्चों को छोड़कर यहाँ आ बसी। उनको छोड़ा नहीं, मैं दोनों परिवारों को संभालती रही, इनका महल देखती रही। वे लोग भी हिमाचल प्रदेश से यहाँ कर रहते थे। बहुत स्नेह भरे संबंध थे हम सबके। अब तो वे नहीं रहे, तो स्टड फार्म व इनका बड़ा कारोबार मेरे बच्चे ही संभालते हैं। ओह, आपने तो बहुत रोचक व फिल्मी कहानी सुना डाली। अच्छा, तो अब चलती हूँ, उसने उठते हुए कहा। वे भी सोफे से उठ खड़ी हो गईं। आप तो पास में ही रहती हैं, जब भी समय मिले आया करिए। उस जड़ बुद्ध ने कभी इस कहानी पर गहराई से विचार नहीं किया। जिंदगी भागती गई थी। इस सर्वे के दौरान महारानी छोटा उदयपुर ने तो और भी विचित्र बातें बताई थीं। महाराजा छोटा उदयपुर पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। वह मुंबई में व्यवसाय किया करते थे। रानी अकेले महल में रहकर नौकरों के षड्यंत्र झेलती थीं। उनके महल से कीमती पीतल का फूलदान या चौकी या चांदी के डिनर सेट की कटोरियाँ या कोई प्राचीन मूर्ति गायब होती रहती थी। ओहदेदारों को डांटती तो वे उन्हें धमकी देते कि वे इनके बच्चों को मार डालेंगे। तब उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए महारानी जी की आंखें सजल हो आई थीं। मैं राजमहल में अकेली होती थी, इसलिए उनकी धमकी से बहुत डर जाती। मैं सारी सारी रात सोते हुए बच्चों के सर पर हाथ रखकर बैठी रहती थी। कभी कोई उन्हें डरा देता था कि महाराजा का मुंबई में कत्ल हो गया है, ट्रेन से उनका शव आ रहा है। वो बदहवास कार चलाती स्टेशन पहुंचती, लेकिन ट्रेन रुकती और वो एक एक डिब्बा झांकती जाती। ना उनमें शव होता और ना कोई राज्य का हरकारा। उन्हें राहत तो पहुंचती, लेकिन वो क्रोधित होती महल लौट आती। इसीलिए वे स्वतंत्रता के बाद बेहद खुश थीं। उनके सर्वे से तो और भी खुश कि लोगों का भ्रम तो टूटे कि रानियां मज़े में राज्य करती थीं। रानियों पर यह सर्वे प्रकाशित हुआ तो उसने सोचा कि रानी विभावरी पास में रहती हैं, तो क्यों ना ये पत्रिका उन्हें दे ही आए। उन्होंने बड़ी व्यग्रता से वो पत्रिका खोली, लेकिन अपनी बताई विचित्र शादी की कहानी प्रकाशित न देखकर वो कुछ कड़वाहट में भर गईं। आपने तो मेरी बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं लिखा। जी, ये सर्वे किसी के जीवन की बैकग्राउंड पर नहीं था, सिर्फ एक रिसर्च थी रानियों के बदले जीवन पर। बस उन्होंने उसे आग उगलती आंखों से घूरते हुए पानी के लिए भी नहीं पूछा था। हाँ, इस शहर के अपने 2 मंजिले बंगले में छोटे उदयपुर की महारानी ने बहुत स्नेह से पत्रिका ली थी। आपने बताया था कि आपकी इच्छा है कि छोटे उदयपुर आकर आदिवासियों का मेला देखें। हमारी तरफ से आमंत्रण है कि जब भी आपको नवरात्रि पर या होली पर समय मिले तो आप हमारे महल में पधारें। अभी कुछ वर्ष निकलना संभव नहीं है, जैसे ही समय मिला हम लोग अवश्य आएंगे। उसे इस राज्य के आदिवासी मेले को देखने का बहुत शौक था। वे आसपास के गांवों से चलकर होली व नवरात्रि में रात भर राजघराने के देवी माँ के मंदिर के सामने नगाड़े की ताल पर एक बांस लिए या वैसे ही नृत्य करते रहते हैं। और हाँ, यदि रास्ते के गांव में कोई उनका दुश्मन रहता है तो दुश्मनी निपटाने के लिए उसका कत्ल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बर्बर प्रथा समय के साथ कम तो हुई है, तो 3-4 वर्ष बाद उसका परिवार महारानी उदयपुर का मेहमान बना था। वो, उसके पति व बेटा सप्तमी के दिन एक गेस्ट हाउस में रहे थे। जैसे जैसे रात गहराने लगी, कुछ अंतराल से बार बार बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। मतलब गांव वालों का आना शुरू हो गया था। सब उत्सुकता से खिड़की के पास कुर्सियां डालकर बैठ गए। एक छोटे से कस्बे की अधकच्ची सड़क पर बिजली के खंभों पर पीले बल्ब टिमटिमा रहे थे। उस मरियल सी रोशनी में दिखाई देने लगता सुदूर गांव से बांसुरी बजाता आता कोई आदिवासी दल। अलग अलग गांव के आदिवासी 8-10 लोगों के झुंड में एक हाथ लंबी बांसुरी बजाते राजघराने के देवी के मंदिर की तरफ बढ़े जा रहे थे। सांवली स्त्रियां घुटने तक सस्ती धोती पहने हुए थीं, जिनके चमकते तेल लगे बालों में लाल या गुलाबी रिबन बंधे हुए थे। सांवले आदमी धोती या पैंट के ऊपर रंगीन कमीज पहने हुए थे। किसी किसी ने पगड़ी भी बांधी हुई थी। उसने सुन रखा था कि इस लंबी बांसुरी में वे देसी दारू भरकर लाते हैं। कभी बांसुरी बजाते हैं, थोड़ी देर बाद दारू पीते चलते हैं। इसी के नशे में स्त्री पुरुष सारे रात नगाड़े की ताल पर नाचते रहते हैं। ये लंबी बांसुरी दूर दराज से आए ग्रामीणों के लिए मीलों चलने के लिए लाठी की तरह का काम भी देती है।
हल्के धुंधलके में आदिवासियों के आने के दृश्य को वह आंखों में भरे ले रही थी। ये दृश्य जीवन में दोबारा देखना नसीब नहीं होगा। उन्होंने राजघराने के देवी के मंदिर के सामने ये नृत्य देखा था, लेकिन सिर्फ नगाड़े की एक सी ताल, एक सी नृत्य शैली में वे गोलाकार घूमते नृत्य कर रहे थे। छोटे बेटे ने एक लड़के से बांसुरी बजाने के लिए मांगी तो वो उसे जलती आंखों से घूरता भीड़ में गायब हो गया। नवरात्रि की अष्टमी की पूजा के लिए महल में कुछ राज परिवार के संबंधी आए हुए थे। उसका परिवार भी लंच के लिए आमंत्रित था। जब उसका परिवार महल में पहुंचा तब तक अष्टमी का हवन हो चुका था। बड़े दालान में बनाए हवन कुंड में हल्की अग्नि जल रही थी। राजपुरोहित व उनके सहायक अपनी दक्षिणा, मिठाई व डिब्बा व फल समेटने में लगे हुए थे। उसके परिवार ने चौकी पर प्रतिष्ठित देवी के सामने सिर झुकाया था व आरती की थाली में रुपए चढ़ा दिए थे। एक सेवक ने उन्हें सीधे ही डाइनिंग हॉल में चलने का आग्रह किया। डाइनिंग हॉल में 50 लोगों के खाने की मेज़ पर 15-16 मेहमान बैठ चुके थे। महारानी कुर्सी पर बैठी अपने राजसी भारी भरकम गहनों में वह साउथ सिल्क साड़ी में शानदार लग रही थी। उन्हें देखते उन्होंने कहा, वेलकम टू ऑल, प्लीज़ हैव अ सीट। महाराजा ने भी उनका सिर हिलाकर अभिवादन किया। महाराज भी घर की पूजा के कारण पारंपरिक राजसी पोशाक में थे। सिर पर कलगी वाली पगड़ी थी व कमर में कटार। मेज पर डोंगों का अंबार लगा हुआ था। वो हॉल का जायजा लेने लगी। चारों दीवारों पर मृत शेर के, जंगली भैंसे के या चीते के सिर टंगे हुए थे। उसने सोचा, जमाना कितना बदल गया है। पहले दीवारों पर जानवरों के कटे सिर लगाना शान समझा जाता था। आज की दुनिया इन्हीं के संरक्षण में कैसे लगी हुई है। महारानी ने उसकी तरफ राजमा का डोंगा बढ़ाया था। हमने ख़ास तौर पर एक पंजाबी कुक रखा है जो पंजाबी डिशेस अच्छे बना सके। एक चम्मच राजमा चखकर उसका जायज़ा ख़राब हो गया था। इससे अच्छा राजमा तो वो बना लेती है। लंच के बाद सभी मेहमानों को कंगूरेदार झरोके वाली पीछे वाले बड़े दालान में बिठा दिया गया था, जहाँ से बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहा था। हरे भरे जंगल के बीच बहती नदी की सफ़ेद धारा और सरसराती हवा। महाराजा व महारानी खूबसूरत संखेड़ा के गुजराती झूले पर झूलते से बैठ गए थे। एक सेवक वहीं खीर की प्यालियां सर्व करने आ गया था। बेटे को बहुत व्यग्रता थी। आप अपने पूर्वज महाराजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बताइए। महाराज जैसे अतीत में खो गए थे। शहाबुद्दीन गौरी को महाराज ने अनेक बार युद्ध में शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में एक युद्ध के बाद अंधे हो गए थे। गौरी पृथ्वीराज जी को कैद करके गजनी ले गया था और उनके गले में मनोभारी तोप बांध दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे कहीं भाग ना जाएं। उनका मुंह लगा दोस्त चंद्र बारोट वहां पहुंच गया। वो गौरी को उन्होंने चढ़ाया कि आप महाराज की धनुर्विद्या देखकर अपना मनोरंजन क्यों नहीं करते। 100 मन के 7 तवे एक साथ रखे जाएं, इनका बाण उन्हें बेधता निकल जाएगा। और सच्ची गौरी ने एक मैदान में जनता को आमंत्रित कर डाला और 7 तवे भी एक साथ लटकवा दिए। उन्हें चुनौती देने लगा कि पृथ्वीराज बाण चलाओ तो देखें तुम्हारे मित्र का झूठ। चंद्र बारोट महाराजा के पास ही खड़े थे। वे गुनगुनाने लगे, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्र बारोट की कविता में इशारों से बताई गौरी के सिंहासन की स्थिति जानकर जो तीर लोहे के भारी तवों की तरफ तना हुआ था अचानक घूमा और सनसनाता गौरी की छाती में जा धंसा। गौरी आश्चर्यचकित आंखें लिए चल बसा, लेकिन सारे सैनिकों ने इन्हें घेर लिया। दुश्मन से दुर्गति करवाने से बेहतर इन शूरवीरों ने एक दूसरे को तलवार मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस घटना को सुनकर वातावरण बोझिल हो गया था। शायद इससे उबरने के लिए वहां बैठी एक बनारसी साड़ी पहने महिला ने बात बदली और उसकी तरफ मुखातिब होकर बोली, आपका रानियों वाला सर्वे मैंने पढ़ा था। खुश हो गई, क्योंकि बरसों में कोई इक्का दुक्का इस हिंदी प्रदेश में कहता है कि आपका लेख या कहानी पढ़ी थी, तो उसके कानों में घंटियां बजने लगती हैं। उसने धीरे से कहा, थैंक्स, मेरा सौभाग्य है कि महारानियों व रानियों से मिलने का मौका मिला। ऐसी विभावरी देवी से मिलने का मौका मिला जिन्होंने अपना परिवार छोड़कर एक अंधे राजा की देखभाल की। व्हाट देखभाल? माई फुट। क्यों, क्या हुआ? उस महिला ने अपने बालों में लगा सफ़ेद गजरा ठीक किया तो उनके हीरे के कंगन खनक उठे। महारानी जी, आपने इन्हें सच नहीं बताया? महारानी रहस्यमय मुस्कान मुस्कुरा दी। मैं क्या बताती, पर्दे की बात पर्दे में ही रहे तो अच्छा है। वो महिला मुंह बिचकाते हुए बोली थी, आप मीडिया पर्सन हैं, आपको उन्होंने अंधे कर्नल साहब से मिलने की अपनी ड्रामेटिक कहानी अवश्य बताई होगी, वह जोर भी दिया होगा कि इसे प्रकाशित करें। जी हाँ, बताई तो थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि इसे प्रकाशित भी करवाएं।
उन्हें गलतफहमी होगी कि आप उनका इंटरव्यू लेने आई हैं, तो इस प्रमुख बात को तो लिखेंगी। अगर कोई लोकल रिपोर्टर होता तो भारी भरकम उपहार भी दे देती। उसका धीरज जवाब देने लगा था। प्लीज़ बताइए ना क्या हुआ था। वो कर्नल साहब कुछ वर्ष बाद ही एक सुबह अपने कमरे में मृत पाए गए थे। कारण बताया गया था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन नज़दीकी रिश्तेदारों का शक यही था। महारानी उदयपुर किंचित क्रोध से बोली, प्लीज़ मीना देवी जी, अब बस भी कीजिए। एक भयानक काला सन्नाटा फैल गया था उसके मन में यहाँ से वहाँ तक। क्यों वो विभावरी देवी के महल में बैठी पर्दों व खिड़की व दरवाज़ों से अंदर आने को आतुर उस सरसराते इतिहास की धड़कनें गिन नहीं पाई थी? उसी समय जरा एकाग्र होकर ध्यान देती तो अपने आप कड़ियाँ जुड़ती चली जाती। इतिहास जैसे अपनी सलवटें खोलता उसके सामने अपने यथार्थ में झिलमिला रहा होता। प्राचीन राजा महाराजाओं के राजपुरोहितों के कारनामे जानने वाली वो चाणक्य, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, चंद्रास्वामी, आचार्य रजनीश के देश की वो, लेकिन उसकी जड़ बुद्धि तब भी कुछ सोच नहीं पाई थी। बेटों के कैरियर मेकिंग सालों की अफरा तफरी में न उसे सोचने का समय था और न पूछने की उत्सुकता कि गुजरात की राजकुमारी विभावरी देवी हिमाचल प्रदेश की किस स्टेट की रानी बनी। अकबर के विस्तारवाद से घबराकर कुछ राजपूत राजा या रजवाड़े के शासक जैसे जाडेजा, गोहिल, चौहान, वाघेला, सोलंकी, जेठवा, झाला उत्तर भारत से आकर गुजरात में आ बसे थे। तो क्या कोई गुजराती शासक हिमाचल प्रदेश में 400-500 वर्ष पूर्व बस गया था? पता नहीं। अब वो बेबस उस भोले चेहरे को वितृष्णा से याद कर रही है जिसने बेहद मासूमियत से उससे कहा था, मुझे छोटे छोटे घरों में रहने का शौक़ है जिसमें रहकर लोग आपस में अपने दुख सुख बांटा करते हैं। अभी आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई राज परिवारों, रजवाड़ों में, महलों में रहती रानी महारानियों के जीवन की एक रिपोर्टाज रूपी कहानी। रानी महारानियों का जीवन कितना सुख भरा और गौरवपूर्ण होता है, इस धारणा को तोड़ती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।